हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा वीडियो जो है राजनीति शास्त्र का है, क्लास 10th का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग राजनीति शास्त्र जो है लोकतंत्र में सत्ता की राजनीति पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो लोकतंत्र में सत्ता की जो साझेदारी है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो वो वाला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा 3 वीडियोस हम लोग देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग को पढ़ने का टाइम है कि जाति जो है उस चीज़ पर राजनीति का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत लंबा है और लंबा है तो इसके लिए तो टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप लोग बोर होने लगेंगे तो कहिएगा मैम अच्छा नहीं पढ़ाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। चलिए, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जाति के मतलब राजनीति पर जो जाति है। ठीक है, तो जाति का राजनीति पर प्रभाव क्या होता है इस चीज़ को पढ़ेंगे। चलिए, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जाति राजनीति पर प्रभावी हो जाता है। जाति जो है वो राजनीति पर क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। ठीक है, सामाजिक न्याय के आवरण तले राजनीति का दिशा निर्धारण होने लगता है। भारतीय राजनीति के परिदृश्य जब हम दृष्टिपात करेंगे तो ऐसी अवधारणाएं जो हैं ज़रूर हमें परिचित होंगे। कहने का मतलब है कि भारतीय राजनीति के अगर परिदृश्य पर हम जब दृष्टिपात करेंगे, यानी जब हम देखेंगे उसको, तो ऐसी अवधारणाओं से हम ज़रूर परिचित होंगे कि वहाँ पर जो है जाति का राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए 70 के दशक में भारतीय समाज में दलितों के पीड़ा का मार्मिक व्याख्यान महाराष्ट्र के कवि नामदेव ढसाल की एक कविता में अंतर्निहित है। मतलब 70 के दशक में अगर हम देखें तो भारतीय समाज में दलितों की जो पीड़ा थी उसका एक व्याख्या जो है कौन किए हैं, महाराष्ट्र के एक कवि हैं नामदेव ढसाल। इनकी कविता में ये चीज़ें निहित हैं। देखिए कविता क्या लिखते हैं, थोड़ा हम पढ़ते हैं। चलिए सदियों तक सफ़र किया उन लोगों ने, लेकिन अब हमने कहा है ना अंधेरा की इस पथ यात्रा से। हाँ, हमारे पुरख अंधेरों को ढोते ढोते झुक गए, लेकिन अब हमें उतरना है। बोझ उनके पीठ से उतारना है। मतलब कहते हैं कि सदियों से ये क्या है, एक सफ़र चलता आया है उन लोगों का, पूर्वजों के बारे में कहते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है कि इस अंधेरे के पथ पे हमें चलना है, और हमारे जो पूर्वज थे वो अंधेरों से ढोते ढोते झुक गए हैं, लेकिन इसको हमें उतारना है। अब बोझ जो है पीठ पर है हमारे, तो इसको अब है हम लोग को उतारना है। इस अनुपम नगर के लिए ही बिखरा था हमारा लहू, और बदले में यह मिला खाने को पत्थर। कह रहे हैं कि हमारा जो अनुपम नगर है, ठीक है, वो बिखरा था हमारे लहू से, लेकिन अब बदले में हमको क्या मिला है खाने को, तो पत्थर मिला है। ठीक है, चलिए, तो ये दुख अपना बताते हैं उस कविता में। कहते हैं कि जो बहुत दिनों तक हमारे पूर्वज जो है अंधेरों में ढोते ढोते जो है झुक गए हैं, लेकिन उस बोझ को अब हम लोग को उतारना है। और उतारना है तो कहने का मतलब है कि अब हम लोग काम करेंगे, हम लोग भी लड़ेंगे, तो इससे हमारा जो है क्या होगा कि जो समुदाय है वो चीज़ आगे जाएगा। चलिए, सत्ता के दशक की यह कविता कमोवेश संपूर्ण भारत के सामाजिक संरचना की ओर ध्यान आकृष्ट करता है, तथा यह बताता है कि दलित जातियों के अस्तित्व की पहचान और पहुंच राजनीति से कोसों दूर था। 70 के दशक के पूर्व भारत की राजनीति और चेतना सुविधा प्रशस्त हित समूह के झूलती रही। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 1967 तक राजनीति में सवर्ण जातियों का वर्चस्व रहा। 70 से 90 के दशक के बीच सवर्ण और मध्य पिछड़े जातियों से सत्ता कब्जा के लिए संघर्ष चलता रहा। कहने का मतलब है कि 70 से अगर 90 के दशक में देखें तो वहाँ पर सवर्ण और मध्य पिछड़े जातियों के बीच क्या हुआ कि सत्ता पर कब्जा करने के लिए क्या करते हुआ
कि लोग जो है संघर्ष करते रहे, लेकिन जो पिछड़े जातियां थीं उनको ये चीज़ हासिल नहीं हुआ। धीरे धीरे ये चीज़ हासिल हुआ, लेकिन अब तो नहीं है वो चीज़। ठीक है, 90 दशक के उपरांत पिछड़े जातियों का वर्चस्व तथा दलितों की जागृति की अवधारणा राजनीतिक गलियारों में उपस्थिति दर्ज कराती रही और नीतियों को प्रभावित करती रही। भारतीय राजनीति के इस महामंथन में पिछड़े और दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा। आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पलड़ा दलितों और महादलितों यानी बिहार के संदर्भ में देखें तो पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा। सरकार की नीतियों के सभी परिदृश्यों में दलित न्याय की पहचान सबके केंद्र बिंदु का विषय बना रहा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की राजनीति का कमोवेश यही सूरत रही। मतलब ये भारत की स्थिति नहीं थी कि दलित महादलित या फिर जो पिछड़े जाति थे, सवर्ण जाति थे, इन लोगों में सत्ता के लिए क्या चलता था, लड़ाई चलता था, संघर्ष चल रहा था हमेशा। तो ये सिर्फ कह रहा है कि भारत में ही नहीं था, ये जितने विश्व हैं उतने जगह हो रहा था ये चीज़। ठीक है, राजनीति दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीति होड़ करने लगी। इस तरह सामाजिक विभाजन राजनीति विभाजन बन गई। तो इसी तरह क्या हुआ कि जो सामाजिक विभाजन है वो क्या बन गई, राजनीति विभाजन बन गई। कैसे? क्योंकि जो जैसे दलित हो गए, महादलित हो गए, पिछड़े जाति, अगड़ी जाति, ठीक है, तो इन सारी जातियों में क्या है, आपस में टकराव होने लगा, सत्ता के लिए लड़ाई होने लगा, संघर्ष चलने लगा। तो इससे क्या होता है कि जो सामाजिक विभाजन है वो किस चीज़ में बदल गई, तो राजनीति विभाजन में बदल गई। अगर विभिन्न संघर्षरत तत्वों के बीच राजनीति सामंजस्य स्थापित करने नहीं की जाए तो देश विघटन की तरफ जा सकता है। जैसे उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण ले कि जिसका जिक्र जो है ऊपर किया जा चुका है। उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है जो काफ़ी समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव से गिरफ्त में रहा है। ठीक है, और यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है और ये जो है दो प्रमुख प्रांत में बुरी तरह से जो है बटे हुए हैं। अगर 53% देखें तो वहाँ पर प्रोटेस्टों हैं और 44% देखें तो कौन है, तो रोमन कैथोलिक चर्च के प्रतिनिधि जो हैं वहाँ पर हैं। नेशनलिस्ट जो सोशल पार्टियाँ हैं वहाँ हैं। ठीक है, अगर इस चीज़ को अगर हम देखें तो उनकी मांग जो है उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड की आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए तो मुख्यतः कैथोलिक बहुल्य है। ठीक है, कहने का मतलब है कि उत्तरी जो गणराज्य है और उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य को एक साथ मिलाया जाए तो ये कैथोलिक बहुल्य है। मतलब वहाँ पर कैथोलिक लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब आबादी उनका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रोटेस्ट लोगों का प्रतिनिधि जो है क्या दिया है कि यूनिस्टी पार्टियां हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने में पक्ष में है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टों हैं और यूनिस्ट और नेशनलिस्ट पार्टियों के बीच चलने वाले हिंसात्मक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों की सहित सैकड़ों लोग जो है सेना के जवान मारे जा चुके थे और 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट के बीच जो है समझौता हुआ, जिसमें क्या हुआ कि दोनों पक्षों में हिंसक आंदोलन को बंद करने की बात की गई। और क्या हुआ कि वहाँ पर युगोस्लाविया में कहानी का एक ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। वहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन पे आधार और शुरू हो गई और राजनीति होड़ में जो है युगोस्लाविया जो है वहाँ पर कई टुकड़ों में बट गया था। दुनिया के अधिकतर देशों में अगर देखा जाए तो किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है और ऐसे विभाजन जो है राजनीति शक्ल भी अख्तियार करती हैं। ठीक है, लोकतंत्र में राजनीति दलों
के लिए सामाजिक जो विभाजन की बात करना है तो विभिन्न समूहों में अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक जो है क्या है, स्वाभाविक बात है। विभिन्न समुदाय को अगर देखें तो क्या होता है कि उचित प्रतिनिधि देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदाय के बीच उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इनकी कड़ी हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और राजनीतिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई पड़ता है और कई पार्टियां जो हैं अपने समुदाय पर ध्यान देती हैं और अपने हित में राजनीति करती हैं और इसका परिणाम देश के विखंडन में नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जितने भी देश में हम देखें तो हर जगह यही देखा जाता है कि जो विभाजन है वो मतलब किसी न किसी रूप में आ ही जाती हैं। ठीक है, इन सारे टॉपिक के कहने का मतलब था कि अगर हम देखें तो सामाजिक विभाजन जो है राजनीति पर जाति पर प्रभाव पड़ती हैं, क्योंकि ये जो है किसी न किसी रूप में आएंगी ही। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि हमारे लोकतंत्र को इससे क्या क्षति पहुंचती है थोड़ा बहुत, तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। आगे अभी इसके बारे में बताया है, आगे आपको बताएगा कि इससे उभरने के लिए हमें क्या, इससे उन्मुक्त होने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। अभी तो उतना ज़्यादा नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सामाजिक विभाजन के जो 3 निर्धारक तत्व हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में भी आप लोग जोश और जुनून के साथ आइएगा, तो उस वीडियो को हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ाया उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम जहाँ क्वेश्चन पूछेगा या जहाँ से क्वेश्चन उठाता है हम आपको ज़रूर अंडरलाइन करवाएंगे, उसको मार्क करवाएंगे। अगर आप लोग साथ में कीजिएगा, हमेशा पेन पेंसिल रखे रहिएगा और हम जो जो बोलेंगे आप करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।